हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, हमने बहुत सी चीज़ें जो है हम हमारे आसपास देखते हैं। सभी चीज़ें आकार, आकृति और बनावट में जो है अलग अलग होती हैं और संसार में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग वस्तुओं की जो है बनी रहती हैं। ऐसी वस्तुओं को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? पदार्थ नाम दिया था। सभी वस्तुओं की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पत्थर की, तो पत्थर भी विभिन्न छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वे इसके लिए क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। हम श्वास लेते हैं, तारे, पौधे, पशु, सब, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है, तो सभी वस्तुएं जो हैं अलग अलग आयतन की होती हैं। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु बड़ी रहेगी तो वो आयतन, मतलब कि किसी वस्तु की स्थान, जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें बड़ी वस्तुओं की, तो बड़ी वस्तुएं ज़्यादा स्थान घेरती है, छोटी वस्तुएं कम स्थान घेरती हैं। ठीक है, तो ये किस पे के ऊपर डिपेंड करता है? उनकी आकार, आकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम अक्सर हमारे घर में जो बड़े रहते हैं, दादी वगैरह, उनसे स्टोरीज सुनते हैं, तो उन स्टोरीज में हमने बहुत सी बार पंचतत्व जो है शब्द सुना है। और हम सभी जानते हैं पंचतत्व क्या होता है। बच्चों, पंचतत्व ये होते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, तो इन सभी से जो है ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की जो है संरचना होती है। मतलब कि ये पांचों वस्तुएं जो है यही मिलकर जो है एक सजीव सृष्टि, निर्जीव सृष्टि का जो है निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने जो है पदार्थों को उनके भौतिक और रासायनिक दो गुणधर्मों के आधार पर जो है पृथक किया था। ठीक है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम अगले चैप्टर से जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब कि बहुत दिखता है कैसा है। ठीक है, भौतिक चीज़ों के अंदर क्या आता है? उसका रूप रंग, उसकी मॉर्फोलॉजी आती है। ठीक है, बनावट कैसी है, आकृति कैसी है, कितना स्थान वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? उसके भौतिक स्वरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की जो है यहाँ पर हम विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी, पदार्थ जो है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हम सभी जानते हैं कि एक अगर हम चौक भी लेते हैं और उसको पीसते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे जो है क्रिस्टल्स में जो है क्या हो जाती है? बट जाती है। बहुत सी बार ये बहुत से प्रयोग हम इसे घर पे करते हैं, जिसमें से एक ठोस वस्तु जो है हम अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि पदार्थ जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमको नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। हम बहुत से दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों से इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो हैं एक पूरे ग्लास में पानी भरते हैं और उस पानी में सिर्फ हम आधा चम्मच जो है नमक मिलाते हैं। आधा चम्मच से भी अगर हम कम नमक मिलाएंगे या फिर शक्कर ही मिलाते हैं। ठीक है, तो वो पूरा जो है जितना भी पदार्थ हमने डाला है नमक शक्कर का, वो पूरा जो है पानी के अंदर क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है, मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? पानी की क्वांटिटी तो ज़्यादा थी, लेकिन जो हम मिला रहे थे उसमें, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या थी? यहाँ पर उसकी मात्रा, मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा, वो क्या थी? कम थी। लेकिन फिर भी उसका असर इतना हुआ कि वो पूरे पानी को जो है उसने अपने स्वाद में कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पदार्थ के अंदर, मतलब कि इस नमक या शक्कर के अंदर और भी इतने छोटे छोटे कण जो हैं मौजूद थे, उन्होंने क्या कर लिया? उस पूरे पानी में जो है अपने स्वाद को मिला दिया। इस प्रकार से इसकी पुष्टि होती है कि पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब अगला प्रश्न हमारे पास में ये आता है कि ये पदार्थ के जो ये कण हैं ये कितने छोटे होते हैं? तो बेटा, ये कण जो हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एक उदाहरण ही लेते हैं। हम यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है आपको पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, ये तो आप कर नहीं सकते हो, तो मैं आपको एक आपके दैनिक जीवन में होने वाला एक क्रियाकलाप बताती हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने एक बकेट में जो है पानी लिया, एक बाल्टी में आपने पानी भर लिया, उसमें अपन केवल एक ढक्कन जो है डेटॉल मिलाते हैं, लिक्विड जो है वो मिलाते हैं। ठीक है, और वो एक ढक्कन लिक्विड उस पानी में घुलकर उसकी सुगंधित को क्या कर देता है? पूरा चेंज कर देता है। मतलब कि उसकी स्मेल जो है वो क्या हो जाती है? डिटॉली हो जाती है, और डिटॉल जैसा जो है खुशबू उसकी आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ?
क्यों? क्योंकि उस लिक्विड के अंदर भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे पदार्थ, ऐसे छोटे छोटे कण मौजूद थे। उन्होंने क्या कर लिया, पानी के अंदर जितना भी रिक्त स्थान था उस पूरे में वे क्या कर गए, मिल गए। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हम जितनी मात्रा में पानी ले रहे हैं उतनी मात्रा में हम वो लिक्विड डालेंगे, या ऐसा कोई केमिकल डालेंगे या कीटनाशक डालेंगे तब जाकर ही उसका असर होगा। नहीं, हम उसकी केवल छोटी सी सूक्ष्म मात्रा ही उस पर काफ़ी जो है असर कर सकती है। ये क्रियाकलाप हम घर पे भी आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पदार्थ के कण जो होते हैं उनके अभिलाक्षण गुणों की। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरा जो है उसका गुण लेंगे। तो इसका क्या है गुण? इसका पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। तो हमने पहले जो मैंने आपको क्रियाकलाप बताया कौन सा वाला, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसी के उदाहरण के ऊपर हम यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पदार्थ के कण में जो है रिक्त स्थान होता है। अब हमने क्या किया था कि मान लीजिए हमने बकेट में पानी लिया था और उसमें जो है क्या मिलाया था, डेटॉल मिलाया था। तो वो डेटॉल क्या होता है, या फिर जो भी लिक्विड जो भी पदार्थ उसमें हम मिला रहे हैं वो क्यों मिल जाता है? क्यों? क्योंकि उस पदार्थ के अंदर क्या है, रिक्त स्थान मौजूद है, मतलब कि कुछ ऐसा खाली स्थान मौजूद है जो क्या होता है उसको पूरा कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप घर पे भी नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, नींबू डालते हैं, शक्कर डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं। तो ये सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं, शक्कर पानी के अंदर घुल जाती हैं। क्यों? कैसे घुलती है? क्यों? क्योंकि पानी के कणों के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ठोस जो रहता है, ठोस के अंदर कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसके कण जो हैं इतने आकर्षण से, इतनी मजबूती से आपस में जुड़े हुए रहते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का जो है हम बदलाव नहीं कर पाते, इसलिए उसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। जी बिल्कुल, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। हम खुद ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे क्रियाकलाप देखते हैं जिससे हमको इस चीज़ की जो है अनुभूति होती है। अब हम इसको भी एक बहुत ही सरल से जो है उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं पर अगरबत्ती लगाई है, ठीक है, तो हम अगरबत्ती जब लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक, हम एक कमरे में उसको लगाते हैं जबकि उसकी खुशबू जो है वो दूसरे कमरे तक जो है आसानी से चली जाती है। किस कारण संभव हो पाता है? ये पदार्थ के कणों की गतिशीलता की वजह से संभव जो है होता है। इसलिए हमको जो है आसपास जो है उसकी सुगंध जो है सूंघ सकते हैं, हम उसको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कोई डिओ परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो महक है वो भी काफ़ी दूर तक चली जाती है। किस वजह से? क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों जो हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही तेज़ गति से जो है गतिशील होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पदार्थ का जो कण रहते हैं अगर उनका तापमान जो रहे, अगर वो तापमान बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ के कणों में क्या बढ़ जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब कि गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और तापमान बढ़ाने से जो कण रहते हैं वो कण भी क्या हो जाते हैं, अधिक गति से जो है उबलने लगते हैं, या फिर अपनी भाषा में कहें उसको तो और जो है उनकी गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और ये किसके कारण संभव हो पाता है? दो चीज़ों के मिलने के कारण। क्यों? क्योंकि एक तो वह वस्तु जो कि गतिशील है, ठीक है, जैसे कि आपने अगरबत्ती तो लगाई, ठीक है, अब उसको ले जाने वाला माध्यम क्या है, वायु, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु का उस स्मेल के साथ में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों वस्तुओं का समावेश होकर हम तक पहुँचता है। ठीक है, अब तापमान की हम एक और यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हम अनुभव करते हैं कि जब हमारे घर में खाना बनता रहता है, ठीक है, तो उसकी खुशबू जो है गली तक, पूरी गली में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन जब बनते हैं घरों में तो हमको बहुत जो है उसकी खुशबू आती है, गली तक उसकी खुशबू आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इसके तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तापमान जब तक पदार्थ के कणों को मिलता है उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि जो ठंडा खाना रहता है उसकी खुशबू, खाना वही है जो पहले बनाया था लेकिन उसकी खुशबू अब क्या हो जाती है, पहले के मुकाबले कम हो जाती है। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसका तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो यही बात है कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है,
अब हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है ये वस्तुएं आपस में मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्मेल है, जो खुशबू है, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से मिल रही है। मतलब कि इन दोनों का क्या हो रहा है, समावेश हो रहा है और इसको कोई मिलाता नहीं है, ये आपस में जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जो है परिभाषा पे ध्यान देंगे, इसको आप लिख भी लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये जो है आप यहाँ पर परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर अगले गुण की बात करें तो वो है पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को समान रूप से आकर्षित करते हैं, लेकिन ये तीनों जो पदार्थ हैं, जो अवस्था जो होती है हमारी, इन तीनों अवस्थाओं में संभव नहीं होता है। अवस्थाओं के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, किस प्रकार की अवस्थाएं होती है पदार्थों की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसको एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए आपने क्या लिया, एक लोहे की कील ले ली, चौक का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और एक रबर बैंड ले लिया। अब आप इन पर क्या करते हैं, एक हथौड़े से जो है प्रहार करते हैं, मतलब कि इसको मारते हैं। तो आप ये अनुभव करते हैं कि जो चौक का टुकड़ा है उसके जो कण हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कौन से, कील के नहीं होते हैं, रबड़ के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कणों ने एक दूसरे को इतने आकर्षण से जो है बांध रखा है, ठीक है, तो कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। और जब आप तेज़ी से इन पर प्रहार करते हो, ठीक है, तब इनके कण क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब कि फिर से हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो कण का एक प्रमाण है यहाँ पर कि ये जो पदार्थ हैं, है ना, ये जो कण हैं जितने भी, ये सब मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, जितना हम समझ रहे हैं उसके आधार पर ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं बहुत ही ईजी, हम इनको बहुत ही ईजी वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने ये जो पढ़ा है ये हमको समझ में आए। जैसे कि देखिए, मैं आपको पहला उदाहरण देकर यहाँ पे समझाती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, इनको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी, ये पदार्थ हैं। वायु पदार्थ हैं। स्नेह, ये कोई पदार्थ नहीं, ये फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं। ठीक है, गंध, घृणा, ये कोई पदार्थ नहीं है। बादाम, ये पदार्थ हैं। विचार नहीं है, ये सिर्फ सोच होती है। शीत, ये कोई पदार्थ नहीं है, मौसम है। शीतल नहीं, अनुभूति है। शीतल पेय, ये क्या है, एक पदार्थ हैं। इत्र की सुगंध, ये भी क्या है, एक पदार्थ हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। किसके कारण? तो अभी हमने पढ़ा कि तापमान गर्म खाने का ज़्यादा ही रहता है, इसलिए उसके कण क्या रहते हैं, अत्यधिक गतिशील रहते हैं। ठीक है, इस कारण हमको उसकी सुगंध भी जो है आसानी से सूंघ सकते हैं हम। ठीक है, जबकि ठंडे खाने में कोई तापमान नहीं होता, इसलिए नहीं सूंघ सकते हैं। अगला, स्विमिंग पूल में जो है गोताखोर किस प्रकार से पानी को काटता है, कौन सा गुण अभिलक्षित होता है इससे? तो कौन सा गुण होता है यहाँ पर कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। 3 जो यहाँ पर अभी विशेषताएं पूछे पदार्थ के कणों की, तो ये आपको अभी मैंने समझा, ये आसानी से लिख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों, मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब अपन तीनों अवस्थाओं के बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली अवस्था आती है हमारी ठोस अवस्था। तो हम बच्चों अच्छी तरह से ठोस वस्तुओं से परिचित हैं कि ठोस वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं जो है ठोस अवस्थाओं में होती हैं। हम बहुत सी वस्तुएं हमारे आसपास अभी देख रहे हैं, जैसे कि हम बात करें टेबल की, ठीक है, कुर्सी की, फैन, ये सब क्या है, ये ठोस वस्तुओं के अंतर्गत आती है। अब इनकी जो है मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ठोस वस्तुएं जो रहती हैं इनका एक निश्चित जो है आकार होता है। ठीक है, आकार मतलब कि इनका शेप निश्चित रहेगा, स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठीक है, स्थिर आयतन, यानी कि स्थिर आयतन होगा, मतलब कि ये जगह घेरना जो है इनका वो
स्थिर रहता है। ठीक है, नगण्य संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब ये आपके लिए नया शब्द है। इस संपीड्यता का मतलब होता है किसी भी वस्तु को दबाना। ठीक है, तो हम जानते हैं हम किसको, ठोस वस्तुओं को दबा नहीं सकते, इसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, और बल अधिक लगाने पर ये टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है ठोसों के बारे में। अगली अवस्था आती है द्रव अवस्था। अच्छी तरह से हम पीड़ित हैं, द्रव यानी जल, सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका जल। अब जल की विशेषताएं क्या होती है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसका कोई आकार नहीं होता है। बहुत सी बार अंतर पूछे जाते हैं ठोस, द्रव और गैस में, तो आप ध्यान दीजिएगा, द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है। और हम जानते हैं कि जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है ये उसी का आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, द्रवों में बहाव होता है। ठीक है, बहने का गुण जो है इसमें होता है, हमको पता है। इनका आकार जो है बदलता है, मतलब ये किसी भी वस्तु में, किसी पात्र में रखे जाएं तो उसी के आकार को ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये दृढ़ नहीं, लेकिन क्या होते हैं, तरल होते हैं, क्योंकि इनमें काय का गुण होता है, बहाव का गुण होता है। हम जानते हैं कि जल जो है हमारे जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है ये हमारे लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पदार्थों की बात कर रहे हैं, इसकी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो द्रव अवस्था जो रहती है, ठीक है, द्रव अवस्था में ठोस और गैस इन दोनों का क्या है, विस्तरण संभव है। मतलब विस्तरण किसको कहते हैं, दो पदार्थों का स्वतः मिलना, मतलब कि द्रव में ठोस और गैस दोनों जो अवस्थाएं हैं, दोनों पदार्थ जो हैं ये क्या कर सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर पानी में जो है चीनी जो है ठोस पदार्थ है उसको घोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का मिश्रण हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सी गैसें जो हैं, ठीक है, हम जानते हैं पानी में क्या मिली होती हैं, ऑक्सीजन मिली हुई रहती हैं। उसी ऑक्सीजन की वजह से जो है जल में रहने वाले जीव जो हैं वो क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गैस का काय में विस्तरण हो रहा है, द्रव में विस्तरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस का और गैस का दोनों का काय में विस्तरण संभव होता है, द्रव में विस्तरण संभव होता है। अगर ये जो क्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, अगर ये जल में न घुले, ठीक है, तो जलीय जीवों का जो है जीवन वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाता है, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। अब यहाँ पर एक और मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में जो है विस्तरण की दर अधिक होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ठोस के जो कण रहते हैं उसमें आकर्षण बहुत अधिक रहता है, अत्यधिक आकर्षण से एक दूसरे से वो कण जो है बंधे हुए रहते हैं, जबकि गैसों में ये नहीं होता है। गैस के कण जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और द्रव अवस्था में ये क्या रहते हैं, ये पदार्थ क्या रहते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर पाते हैं। इसलिए जो है ठोस की अपेक्षा द्रव के कण जो है इनमें रिक्त स्थान भी अधिक होता है और ये आसानी से जो है इसमें क्या कर पाते हैं, पानी में मिल पाते हैं। अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था की। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ दिया हुआ है कि आपने कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है, जो एक गैस सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारे में जो है हवा भरता है। अब बच्चों यहाँ पर जो बात आती है वो काय की आती है, संपीड़ितता के गुण की आती है, मतलब कि कितने प्रेशर से एक सिलेंडर में जो है गैस भरी जाती है, जिसके द्वारा जो है एक छोटे से सिलेंडर से हम बहुत सारे गुब्बारे जो हैं फुला पाते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि उससे पता लगाइए कि सिलेंडर में सिलेंडर से कितने गुब्बारों में जो है गैस भरता है, उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको, सिलेंडर में जो है हीलियम गैस भरी जाती है, जो कि बहुत ही सबसे हल्की गैस होती है, जिसके कारण जो है गुब्बारे आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। अगर हम भारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये गैसें जो है गुब्बारे में भरते हैं तो वो गुब्बारे आसमान में उड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैसों में जो है संपीड़ितता का गुण, मतलब कि उनको दबाकर हम आसानी से जो है एक छोटे पात्र में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भर सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम हमारे घरों में जो गैस यूज़ की जाती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर अस्पतालों में जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर अपनाए जाते हैं, ठीक है ना, वाहनों में जो सीएनजी गैस के सिलेंडर्स होते हैं, इनके उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। हम हमारे घरों में जो एलपीजी देखते हैं
वो देख पाते हैं हम कि जो सिलेंडर रहता है उसकी साइज़ कितनी कम रहती है, लेकिन उसमें समथिंग 15 लीटर जो है गैस जो है उसमें भरी हुई रहती है। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पर कि गैसों को संपीड़ित मतलब कि इतना कम प्रेशर लगाकर उसको भरा जा सकता है। क्यों भरा जा सकता है? क्योंकि उसके कणों के बीच में जो है रिक्त स्थान बहुत अधिक मात्रा में होता है और गैसों के जो कण हैं वो कण भी बहुत जो है स्वतंत्र रहते हैं। इस वजह से इनका संपीड़न बहुत आसानी से संभव हो पाता है। ठीक है, और संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या किया जा सकता है? संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब कि कम आकार वाले सिलेंडर में भी अधिक मात्रा में गैसों को भरा जा सकता है ना, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हम इनको भेज सकते हैं। अब आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं ये ठोस, द्रव और नीचे जो है यहाँ पर आपको दे रखा है गैस। अब इसमें हम आसानी से देख पाते हैं जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि ठोस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान बहुत कम होने के कारण यहाँ पर क्या नहीं हो पाता है? गति जो है ठोस के कणों की वो बहुत कम जो है हो पाती है और ये एक दूसरे से अंतर्मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, द्रव जो है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है इसके कण जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। जबकि गैस जो है गैसों में अंतर्मिश्रित हो सकती है, मतलब कि गैस को गैस में मिलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और ये गैस के कण जो है बहुत जो है स्वतंत्र होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि गैस के कण जो है स्वतंत्र होते हैं, है ना, तो इनकी गति भी बहुत अधिक होती है। इनकी गति जो है इनकी अवस्था के कारण बहुत क्या होती है? अनियमित होती है और अत्यधिक क्या होती है? तीव्र होती है। और इसी अनियमित गति के कारण ये जो कण है ये आपस में क्या करते हैं? बर्तन की जो दीवारें रहते हैं उन दीवारों से जो आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या लग रहे हैं? बल लगा रहा है, जिसके कारण उस पूरे बर्तन में क्या उत्पन्न हो रहा है? दबाव उत्पन्न हो रहा है। वो गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, मतलब कि संपीड़ित हो रही है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? तो बिल्कुल पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। इसको हम बहुत ही जो है ईजी उदाहरणों के द्वारा आपको समझाएंगे। जैसे कि हम बात करें ठोस, यानी कि हम सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर जल का, पानी का, और उसी को हम 3 अवस्थाओं में जो है परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि इनकी अवस्थाओं को हम बदल देते हैं। जैसे कि हमने लिया ठोस, तो पानी की एक फॉर्म अवस्था, ठीक है, क्या है? बर्फ, वो क्या है यहाँ पर? ठोस है। द्रव, जल, ठीक है। जबकि गैस, जब हम पानी को उबालते हैं, ठीक है, तो जलवाष्प के रूप में क्या हो जाती है? गैसीय रूप में उड़कर जो है चली जाती है। तो पानी को ही हमने क्या कर दिया यहाँ पर? 3 अवस्थाओं में जो है बदल दिया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब बर्फ, गैस मतलब जो जलवाष्प के कारण उड़ेंगे हवा में वो तीसरा जल स्वयं जो कि द्रव अवस्था में रहता है। अब ये अवस्थाएं जो बदलती हैं, ठीक है, इस अवस्थाओं के बदलने के कारण पदार्थ के अंदर क्या होता डिस्कस करेंगे। कौन सी प्रोसेस होती है जिसके कारण ये जो है पदार्थों का रूपांतरण होता है, ठीक है ना। इन पदार्थों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ डिस्कस करेंगे।